सो द डियर स्टूडेंट, हम लोग बज्रगुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्लास 10th मैथमेटिक्स में पढ़ रहे थे और प्रश्नावली 3.5 के हमने 3 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट कर लिए थे। तो प्रश्न नंबर 4 में जाते हैं, यहाँ से शुरू होती है हमारी व्हाट्स प्रॉब्लम। तो प्रश्न नंबर 4 का जो पहला भाग है वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। छात्रावास मतलब हॉस्टल, उसमें जो महीने का टोटल खर्चा आता है कह रहा उसका एक भाग तो क्या है, नियत है यानी कि फिक्स है। शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है, यानी कि ये जो व्यय है किसका है, भोजन का व्यय है। ठीक है। अब जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं कह रहा। जबकि विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है उसको कितने रुपए देने पड़ते हैं, 1180 रुपये अदा करना पड़ते हैं। तो हमने यहाँ पर निकालना है कि नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या होगा कह रहा। तो हम दोनों को मान लेते, दो अननोन है ना हमारे पास, नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। तो हम ऐसे मान लेते हैं, माना नियत व्यय, नियत मतलब ये तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ये फिक्स है। माना नियत व्यय बराबर x रुपया, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर, ये हमने मान लिया कितना, y रुपया। अब विद्यार्थी ए ने कितने दिन भोजन किया, 20 दिन भोजन किया, और 20 दिन भोजन करने पर उसने कितने रुपये दिए, 1000 रुपये दिए। तो हमको क्या करना है, 20 दिन का कुल व्यय निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रश्न से 20 दिन के भोजन का कुल व्यय बराबर कितना है, 1000 रुपया है। अब 20 दिन के भोजन का कुल व्यय कैसे निकलेगा, देखो नियत व्यय, जो नियत है वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा, यानी कि ये x तो आएगा ही आएगा। उसके बाद कह रहा था कि निर्भर करता है कि कितने दिन भोजन किया। अब कितने दिन का भोजन है, 20 दिन का। अब प्रतिदिन के यानी कि एक दिन का जो अतिरिक्त व्यय है वो तो है y रुपया। तो 20 दिन का कितना हो जाएगा, 20y। तो x धन कितना बनेगा, 20y। और ये किसके बराबर होगा, 1000 के बराबर। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 1। ठीक। अब विद्यार्थी बी ने कितने दिन किया, 26 दिन किया। तो फिर से लिखेंगे हम प्रश्न से 26 दिन के भोजन का कुल व्यय, 26 दिन के भोजन का कुल व्यय। अब 26 दिन जब उसने खाना खाया है तो उसको कितने रुपए पड़े हैं, उसे पड़े हैं 1180 रुपया, 1180 रुपीज। तो इसको कैसे लिखा जाएगा समीकरण के रूप में, देखो नियत व्यय तो था x, वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा, प्लस एक्स्ट्रा भी पड़ेगा। एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त। अब एक दिन का अतिरिक्त है y, तो 26 दिन का अतिरिक्त कितना हो जाएगा, 26y हो जाएगा। तो x धन 26y बना, बराबर कितना दिया, 1180 रुपया। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हमने हल करना है। अब हल करने में हम कौन सी विधि लगाएं, तो एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि सबसे बेस्ट रहती है, तो उसी को लगाते हैं। सबसे पहले दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। x धन 20y बराबर 1000, ये पहली समीकरण थी। x धन 26y बराबर 1180, ये दूसरी समीकरण है। अब इनको हमने विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो विलोपन विधि से सॉल्व कैसे करें, कोई गुणांक देखो, x का गुणांक यहाँ भी 1 है, x का गुणांक यहाँ भी 1 है, यानी कि दोनों के गुणांक समान हैं। तो गुणांक समान करने की जरूरत है नहीं, केवल जोड़ना और घटाना रह गया है। x यहाँ भी प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, चिन्ह समान है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, चिन्ह समान होने पर घटाना पड़ेगा। तो घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस वाला माइनस, ये प्लस वाला माइनस, और ये प्लस का भी क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। अब प्लस एक्स से माइनस एक्स तो कट गया, 20y में से 26y घटेगा तो माइनस का 6y आएगा। ऐसी इसी तरीके से 1000 में से 1180 घटेगा, छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाओगे तो माइनस ही तो आएगा, और इससे इसको घटाएंगे तो कितना बनेगा, ये 180 बनेगा। ठीक है, कहने का मतलब है बड़े से छोटे को घटाया, लेकिन चिन्ह किसका आता है, माइनस का आता है। माइनस से माइनस हटा, y बराबर कितना हो जाएगा, 180। ये 6 गुणा में था, भाग में चले गया, 6 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 30 बार। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 30। अब ये y का मान किसी भी समीकरण में हम रख लेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या थी, समीकरण 1 थी x धन 20y बराबर 1000। तो x धन 20y पहले मैंने समीकरण लिख ली। अब इसमें x धन 20, y की जगह कितना रखूँगा, 30, तो y की जगह 30 आ जाएगा, बराबर 1000। x धन 20 से 30 गुणा होगा तो ये बनेगा 600, बराबर 1000। अब x का मान निकालना है तो पक्षांतर करके 600 को ले जाते हैं दाईं साइड, तो 1000 माइनस 600, 1000 में से 600 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 400।
तो दोनों मान निकल गए, एक्स भी निकल गया और वाई भी निकल गया। एक्स कितना आया 400, वाई कितना आया 30 आया। तो एक्स हमने क्या माना था, नियत व्यय माना था, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर, इसलिए नियत व्यय कितना रुपया आया 400 रुपया आया। और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य हमने वाई माना था, वाई कितना आया 30 रुपया आया। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर कितना 30 रुपया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ठीक है, इस तरीके से वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पता ही है आपको कि समीकरण कैसे बनाया जाता है और उनको हल कैसे किया जाता है। हल करने के लिए मैंने यहाँ पर विलोपन विधि लगाई, एलिमिनेशन मेथड लगाई, क्योंकि ज़्यादा शॉर्ट रहता है उससे और उनसे समीकरणों को हल करने में आसानी होती है। अब इसी क्रम में देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। बच्चों प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से क्या करते हैं 1 घटाते हैं, और वो 1/4 हो जाती है जब हर में क्या करते हैं 8 जोड़ देते हैं। तो भिन्न ज्ञात करो वगैरह। तो सबसे पहले तो हम भिन्न को मानेंगे, माना भिन्न जो है वो है x/y। ऐसे होता है अंश बट्टे हर, अंश को मान लिया x, हर को मान लिया y। अब लगाते हैं इसमें कंडीशन प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या करना है, अंश में से 1 घटाना है बस। भिन्न, सवाल को पढ़ना ध्यान से, भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। तो अंश में से 1 घटाना है यानी कि x - 1 हो जाएगा, हर को कुछ नहीं करना है तो y अपनी जगह रहेगा। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, कह रहा 1/3 हो जाती है। इसको सॉल्व करते हैं, समीकरण बनाना है, इक्वेशन बनाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे। तो 3 से मल्टीप्लाई होगा कौन, x - 1, y से 1 मल्टीप्लाई हुआ y। अब 3 से अंदर करेंगे तो 3 से x मल्टीप्लाई होगा 3x, माइनस 3 से 1 मल्टीप्लाई होगा 3 इक्वल टू y। अब क्या करते हैं, चरों को एक साथ और अचर को एक साथ, यानी कि y को इधर ले आते हैं और -3 को उधर ले जाते हैं। तो 3x, ये प्लस का y इधर आएगा माइनस का y, ये माइनस का 3 उधर जाएगा प्लस का 3। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर से लगाते हैं दूसरी कंडीशन, पुनः प्रश्न से लिखते हैं, पुनः प्रश्न से। अब क्या करो कह रहा हो, वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब अंश में कुछ नहीं करना है, अंश तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो हर था y उसमें अगर क्या जोड़ो आप 8 जोड़ो तो वो भिन्न का मान कितना हो जाता है, कह रहा 1/4 यानी कि 1/4 हो जाता है। ये बन गई दूसरी कंडीशन। यहाँ से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाते, 4 से x मल्टीप्लाई होगा 4x, और 1 से ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो 1 से किसी को गुणा करो वही रहता है, तो y धन 8 ही आएगा। उसके बाद चरों को एक साथ रखते हैं यानी कि y को बाईं ओर ले आते हैं, तो 4x, y इधर आएगा तो बाईं ओर माइनस का बनेगा, बराबर में क्या रह गया 8। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब ये 2 समीकरण हमारी बन के आ गई हैं, इनको हमने अब हल करना है। हल करने के लिए विलोपन विधि सबसे बेस्ट है, एलिमिनेशन मेथड वही लगाते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशनों को लिखते हैं, 3x - y = 3 ये लिखिए हमने इक्वेशन नंबर 1, और 4x - y = 8 ये लिखिए हमने इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व करने के लिए पहले गुणांक देखो, यहाँ तो x का गुणांक 3 है, यहाँ 4 है, गुणांक बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ y का गुणांक -1, यहाँ भी y का गुणांक -1, y का गुणांक समान है तो हमारा काम हो गया है। अब जोड़ेंगे कि घटाएंगे, चिन्ह देखते हैं, दोनों माइनस के हैं, समान चिन्ह है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो घटाने पर लिखते हैं, घटाएंगे तो चिन्ह सबके बदलते हैं, तो ये प्लस था ये माइनस बनेगा, ये माइनस था ये प्लस बनेगा, ये 8 यहाँ पर प्लस है तो क्या बनेगा माइनस बनेगा। अब क्या होगा, -y से ये +y तो कैंसिल हो जाएगा, 3x में से 4x माइनस होगा तो 1x, यानी कि x बोलते हैं जिसको, x बनेगा और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। इसी तरीके से 3 से 8 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, -5। छोटी संख्या से बड़ी संख्या माइनस कर रहे तो माइनस का साइन आएगा, माइनस से माइनस हट गया, x = कितना आ गया 5। अब इस x का मान कहीं भी रख लो, चाहे 1 में रख लो चाहे 2 में रख ले, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ रख देते, तो समीकरण 1 क्या थी, 3x - y = 3 था, तो 3x - y = 3। अब यहाँ पर x का मान कितना है 5, 3 × x है तो 3 × 5 होगा, -y = 3, 3 से 5 गुणा होगा 15, -y = 3। इस 15 को ले जाएंगे इधर तो -y = 3, धन का 15 उधर गया, ऋण का 15, -y = 3 में से 15 घटेगा तो -12, माइनस से माइनस हट गया, y बराबर क्या आ गया 12 आ गया। ठीक है, ये पूरा सॉल्व कर दिया है मैंने। क्या करा यहाँ पर, x की जगह 5 रखा, -y = 3, 3 × 5 15, -y = 3, 15 को पक्षांतर करके ले गया दाईं साइड, तो -y = 3, ये धन का 15 उधर गया, ऋण का 15 हो गया, -y = 3 में से 15 घटा माइनस का 12, माइनस से माइनस हटा, y = कितना आ गया 12। इसलिए जो हमारी भिन्न बनेगी वो क्या बनेगी, भिन्न हमने मानी थी x/y, तो x कितना आया 5 बट्टे y कितना है 12, तो भिन्न क्या होगी 5/12।
और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। प्रश्न नंबर 3 देखो, ये प्रश्न कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जबकि प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यानी कि टोटल जो नंबर आए वो तो 40 आए। कब आए, जब उसने सही उत्तर पर उसे कितने नंबर दिए गए, 3 मार्क्स यानी कि 3 नंबर दिए गए, और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक क्या कर दिया गया, काटा गया। अगर उसे सही उत्तर पर 4 अंक दिए जाते और अशुद्ध यानी कि जो गलत उत्तर है, गलत उत्तर उसने दिया है उस पर 2 अंक काटे जाते, तो उसको कितने नंबर आते, उसके 50 नंबर आते। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो प्रश्नों की संख्या है वो इसी क्वेश्चन में छुपी हुई है। इस क्वेश्चन को अगर हम सही से पढ़ें तो सही उत्तर और अशुद्ध उत्तर दो तरीके की चीज़ें हैं ना, यानी कि सही प्रश्न और गलत प्रश्न। जो प्रश्न सही किया होगा उसी का तो उत्तर सही होगा, और जो प्रश्न उसने गलत किया होगा उसी का उत्तर उसका क्या होगा, गलत होगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना यश द्वारा हल किए गए सही प्रश्नों की संख्या, क्योंकि सही उत्तर सही प्रश्नों का ही तो देगा वो जो उसने हल किए हैं। सही जो प्रश्न हल किए हैं उन्हीं का उत्तर सही होगा। यश द्वारा हल किए गए सही प्रश्नों की संख्या, ये हमने मान ली कितनी, x। यश द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या, यश द्वारा गलत हल किए गए प्रश्नों की संख्या, यह हमने मान ली कितनी, y। यानी कि जो उसने सही प्रश्न हल कर रखे हैं उनकी संख्या क्या मान ली हमने, x मान ली, और उसने जो गलत प्रश्न हल कर रखे हैं उनकी संख्या क्या मान ली हमने, y मान ली। अब लास्ट में जो आंसर देना है हमने इन प्रश्नों की संख्या ही बतानी है कि कितने सही थे और कितने गलत थे। अब प्रश्न की प्रथम शर्त से, प्रश्न से देखो, जो प्रश्न की पहली कंडीशन कह रही है कि सही उत्तर पर उसे कितने अंक मिलते, 3 अंक, अशुद्ध उत्तर पर उसे 1 अंक की कटौती होती। तो टोटल अंक कैसे निकलेंगे, टोटल अंक निकलेंगे जो उसको सही नंबर मिले हैं उन सही नंबरों में से गलत वालों को क्या कर देंगे, हम माइनस करेंगे, तभी हमको क्या पता चलेगा कि उसको कुल अंक कितने मिले हैं। तो प्रश्न से पहली कंडीशन लगाते हैं, सही उत्तर पर 3 अंक तथा अशुद्ध पर 1 अंक की कटौती, यानी कि काट दिया गया, कटौती होने पर प्राप्त कुल अंक। ऐसा जब होता है तो उसको कितने मार्क्स मिल लेते, 40 अंक मिल लेते, तो बराबर कितना होगा, 40। अब इसकी समीकरण बनाते हैं हम। समीकरण कैसे बनाएंगे, देखो, जो सही प्रश्नों की संख्या है वो है x। हमने मान दिया ना कि उसने सही प्रश्न कितने हल किए, x हल किए। तो एक प्रश्न पर मिल रहा है 3 नंबर, तो x प्रश्न पर कितना मिलेगा, 3x मिलेगा। ठीक, अब इसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा जो उसने गलत उत्तर दिए हैं। अब गलत प्रश्नों की संख्या हमने कितनी मान रखी है, y, यानी कि हमने शुरू में ही मान दिया था कि उसने कितने गलत जवाब दिए हैं, y गलत जवाब दिए हैं। तो y, अब गलत पर कटौती कितनी हो रही है, 1 अंक की हो रही है, तो टोटल कितने हैं, y हैं, तो टोटल कटौती कितनी होगी, y गुणा 1, यानी कि y होगी, तो 3x माइनस y, और ये नंबर टोटल कितने हैं, 40 हैं। समझना इस बात को, ये होगी समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब जो दूसरी समीकरण बनेगी वो क्या बनेगी, जरा ध्यान देना। सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, सही उत्तर पर 4 अंक तथा अशुद्ध पर 2 अंक कटते, यानी कि गलत उत्तर पर, तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटने पर अगर ऐसा होता प्राप्त कुल अंक, तब उसको कुल नंबर कितने मिल रहे हैं, प्राप्त कुल अंक, तब उसको जो टोटल नंबर मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, 50 मिल रहे हैं। ठीक, अब इसकी समीकरण बनाते हैं। देखो, सही प्रश्न उसने किए हैं x, अब एक सही प्रश्न पर 4 अंक मिल रहे हैं, तो x सही प्रश्नों पर कितने मिलेंगे, 4x मिलेंगे, 4x तो मिलेगा। इससे हमको घटाना पड़ेगा जो गलत उत्तर है उसको, तभी नेट अंक मिल पाएंगे ना हमको। माइनस मार्किंग जो कहते हैं ना आजकल हम एग्जाम में, वो यही होती है। जो सही किए हैं वो तो जुड़ते हैं, लेकिन उनमें से जो गलत किए होते हैं उनको क्या कर देते हैं, हम हटा देते हैं, तब जाके टोटल अंक आते हैं।
अब गलत प्रश्न उसने कितने किए, वाई। अब एक गलत उत्तर, एक गलत प्रश्न पर कितने कट रहे हैं, 2, तो वाई पर कितने कटेंगे, 2 वाई कटेंगे, और बराबर कितना होगा ये, 50 के होगा। अगर ऐसा हो तो उसके टोटल नंबर कितने आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं। ये बन गई हमारी 2 समीकरणें। अब इनको हमने हल करना है। हल करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले इक्वेशनों को लिखते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, समीकरण नंबर 1। 4x माइनस 2y इक्वल टू 50, ये होगी आपकी समीकरण नंबर 2। अब हल करने के लिए ज़रा गुणांक देखो, यहाँ x का गुणांक 3 है, यहाँ x का गुणांक 4 है। x का गुणांक तो समान नहीं है। यहाँ y का गुणांक 1 है, यहाँ y का गुणांक 2 है। y का गुणांक भी समान नहीं है। चिन्ह देखो तो y के माइनस के हैं, x के प्लस के हैं। तो आप किसी को भी बराबर बना सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो यहाँ y का गुणांक है 2, तो क्यों ना यहाँ ऊपर y का गुणांक 2 बना दिया जाए, इजी पड़ेगा ना। क्योंकि x का गुणांक बराबर बनाने के लिए ऊपर हमको 4 से गुणा करना पड़ेगा, नीचे किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। तभी तो 4 गुणा 3 ऊपर 12 बनेगा, 3 गुणा 4 नीचे 12 बनेगा, डबल गुणा करना पड़ेगा। जबकि y का गुणांक बनाने के लिए आसान है। यहाँ y का गुणांक 2 है, यहाँ y का गुणांक 1 है। 1 को 2 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 को किससे गुणा कर देते हैं, 2 से। तो समीकरण 1 कैसी हो जाएगी, पूरी समीकरण गुणा होती है, 2 से 3 गुणा होगा 6, माइनस 2 से y गुणा होगा 2y, 40 से 2 गुणा होगा 80। ये जो बन के आई इसको बोल देते हैं हम समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 को हमको कुछ नहीं करना है, तो उसको ऐसे ही लिख दो, 4x माइनस 2y बराबर 50। ये लिख दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हमने y का गुणांक बराबर बना दिया है, y के चिन्ह समान है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर घटाना पड़ेगा। तो घटा देते हैं। घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदलेंगे, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, और प्लस वाला माइनस। ये माइनस 2y प्लस 2y तो कट जाएगा। 6x में से 4x घटेगा, 2x आएगा। 80 में से 50 घटेगा, 30 आ जाएगा। तो x बराबर 2 गुणा में था, भाग में चले जाएगा, 30/2, 2 से 30 कट गया कितनी बार, 15 बार। तो x कितना आ गया, 15। अब इस x का मान किसी भी समीकरण में रख लो। हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 है। तो लिखते हैं यहाँ पर 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। तो 3 इंटू एक्स की जगह कितना आएगा, 15 आएगा, माइनस का y इक्वल टू 40। 3 से 15 गुणा हुआ 45, माइनस y बराबर 40। y का मान निकालना है तो 45 को पक्षांतर करके दाईं ओर ले जाएंगे, दाईं ओर जाके वो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस y बराबर 40 में से 45 घटाओगे माइनस का 5, माइनस से माइनस हटा, y बराबर 5। ये y क्या था, गलत प्रश्न थे। तो गलत प्रश्न कितने किए उसने, 5। और x क्या था, सही प्रश्न थे। तो सही प्रश्न उसने कितने किए, 15 किए। तो अब हमने निकालना क्या था, हमने निकालना था टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो कुल प्रश्न बराबर जो पूछ रखा है वही निकालते हैं। कुल प्रश्न जो होंगे वो होंगे गलत प्रश्न और सही प्रश्न, इन्हीं का तो योग होगा ना। टोटल पूछ रहा था तो x कितना आया 15, y कितना आया 5, यानी कि कुल प्रश्न कितने थे, 20 थे। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किया ये क्वेश्चन नंबर 3। इसका प्रश्न नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। पहले आप, एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी, राजमार्ग मतलब हाईवे, उस पर 2 स्थान ए और बी एक दूसरे से कितने किलोमीटर की दूरी पर हैं, 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं, कह रहा है। तो इसका एक रफ चित्र बनाते हैं हम। सपोज ये है पहला स्थान ए, ये है दूसरा स्थान बी। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितना किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, ऐसा कह रहा क्वेश्चन। अब एक कार ए से दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। एक कहाँ से चल रही है, ए से, दूसरी कहाँ से चल रही है, बी से। एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में मतलब मान लो ये दोनों कारें इस दिशा में चल रही हैं, बी से भी कार इधर को जा रही है और ए से भी कार उधर ही को जा रही है, राइट साइड को जा रही है, तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। मान लो इस पॉइंट पर मिली, तो ये पॉइंट पर जब वो मिलेंगी, ये कार और ये कार, तो इनके जो समय का अंतर है वो कितना घंटे है, 5 घंटे है। दूसरी कंडीशन कह रहा हो जब वे विपरीत दिशा में चलती है, विपरीत दिशा में मतलब बी से ए की ओर और ए से बी की ओर जब चलती हैं तो 1 घंटे में मिल जाती हैं। कह रहा इन्हीं के बीच में मिलेंगी कहीं पर 1 घंटे में। हमें क्या करना है, दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं दोनों कारों की चाल, ऐसे मानेंगे इसको। माना ए स्थान से चलने वाली कार की चाल क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब मात्रक भी तो लिखना पड़ेगा। देखो दूरी दे रखी है किलोमीटर में, समय दे रखा है घंटे में, तो x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, इसी प्रकार मानेंगे, माना बी स्थान से
बी स्थान मतलब यहाँ से दो कारें चल रही है ना, ए और बी से, माना बी स्थान से चलने वाली कार की चाल, ये क्या मान लेते हैं, y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब प्रश्न की जो फर्स्ट कंडीशन है वो कह रहा है कि जब ये दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो वो कितने समय बाद मिलती हैं, 5 घंटे बाद मिलती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो बी से एक कार चली, यहाँ पर मिल रही है, हमने वो पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम पी, यहाँ पर ये कारें मिल रही हैं, तो बी से एक कार चलेगी इधर को और ए से भी एक कार चलेगी इधर को, तो किसको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, कार ए को ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। तो जो कार ए है वो कार बी से कितनी दूरी ज़्यादा तय करेगी, 100 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा तय करेगी, क्योंकि बी को जितना जाने में यहाँ समय लगेगा, ए को सॉरी बी द्वारा पी तक पहुँचने में जो तय दूरी है वो ए द्वारा पी तक पहुँचने में तय दूरी से 100 किलोमीटर कम है। देखो ना, ये बी जो है पी के नज़दीक है, ये कार तो यहाँ से चलेगी जल्दी पहुँच जाएगी यहाँ, जबकि ए को यहाँ पर पहुँचने में कितना दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ेगी, ये जो इनके बीच की डिस्टेंस है, इनके बीच की डिस्टेंस से कितनी है, 100 किलोमीटर है, तो इतना ज़्यादा चलना पड़ेगा ना इसको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 घंटे में, 5 घंटे में, क्योंकि समय दिया था उसने 5 घंटे में मिलती हैं कह रहा था, तो 5 घंटे में ए स्थान से चलने वाली कार द्वारा तय दूरी जो होगी वो बराबर होगी किसके, वो बराबर होगी 5 घंटे में, क्योंकि दोनों मिल कितने घंटे बाद रही हैं, 5 घंटे बाद, तो 5 घंटे में बी स्थान से चलने वाली कार द्वारा तय दूरी धन उसमें जुड़ेगा कौन, ये जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था, जो दूरी का अंतर था, कितना था, 100 किलोमीटर। ठीक है। अब यहाँ पर 100 किमी, अब हमने लिख तो दिया दूरी, अब दूरी बराबर होता क्या है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। अब हमारे पास समय तो है 5 घंटे, क्योंकि क्वेश्चन में उसने खुद ही दिया था कि 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, तो 5 घंटे में ए द्वारा तय दूरी कितनी हो जाएगी, भाई दूरी बराबर होता है, यहाँ पर लिख देंगे हम, चूँकि दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है। तो क्या बनेगा, एक ए स्थान से चलने वाली कार की चाल कितनी है, एक्स, समय कितना है, 5 घंटे, तो 5 घंटे में जो ए स्थान से कार चलेगी उसके द्वारा तय दूरी कितनी होगी, चाल गुणा समय, एक्स गुणा 5, यानी कि कितना हो जाएगा, 5x। ये बराबर होगा 5 घंटे में बी से चलने वाली, 5 घंटे में बी से चलने वाली, अब 5 घंटे में जो बी से चलेगी उसके द्वारा तय दूरी, वही सूत्र चाल गुणा समय, तो उसकी चाल कितनी है y, उसका समय कितना है 5 ही घंटे है, तो 5y प्लस कितना, 100 किलोमीटर। बात समझ में आई। ए स्थान से चलने वाली कार द्वारा तय दूरी, तो ए के द्वारा जो तय दूरी है वो तो आई 5x, 5 घंटे में बी स्थान से चलने वाली कार द्वारा तय दूरी, तो बी से चलने वाली कार द्वारा तय दूरी जो आई वो आई 5y, प्लस कितना था, 100 किलोमीटर, तो प्लस कितना हो गया, 100। अब इससे समीकरण बनाते हैं, इसको बाईं ओर लाओ, 5x माइनस का 5y हो जाएगा, बराबर में कितना रह गया, 100 रह गया। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर 5 कॉमन हो रहा है, तो 5 को कॉमन कर देते हैं, 5 कॉमन करेंगे तो ये x रह जाएगा, ये y रह जाएगा, बराबर कितना हो गया, 100, और x माइनस वाई बराबर, ये 5 गुणा में था, कहाँ चले जाएगा, भाग में, 100/5, 5 से कट गया 20 बार, तो x माइनस वाई बराबर 20। ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 1। ठीक। अब हम इसकी बनाते हैं दूसरी समीकरण। दूसरी समीकरण बनाने के लिए क्या कह रहा, जब वे विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं, विपरीत दिशा में मतलब अब बी से ए की ओर चलेगी बी वाली कार, ए से बी की ओर चलेगी ए वाली कार, जब ऐसे विपरीत दिशाओं में बी यहाँ को आएगा, ए इधर को जाएगा, तो वो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं, तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में जो ए से कार चलेगी और 1 घंटे में जो बी से कार चलेगी, तो इन दोनों के द्वारा जो तय दूरी होगी वो कितनी होगी, 100 किलोमीटर के बराबर तो होगी, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 100 किलोमीटर है। मतलब क्या हुआ, इसको समझना। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में जो कार ए से चलेगी उसके द्वारा तय दूरी और 1 घंटे में जो कार बी से चलेगी उसके द्वारा तय दूरी वो बराबर होगी कितना किलोमीटर की, 100 किलोमीटर की। तो 1 घंटे में जो ए से चलेगी और 1 घंटे में जो बी से चलेगी
वो कितनी दूरी तय करेंगे 100 किलोमीटर की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 घंटे में स्थान ए से चलने वाली कार द्वारा तय दूरी धन 1 घंटे में कहाँ से, स्थान बी से चलने वाली कार द्वारा तय दूरी ये कितनी होगी 100 किलोमीटर होगी। कैसे बोला, अरे देखो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वो 1 घंटे पश्चात मिल जा रही है, तो 1 घंटे में जो यहाँ से चली होगी और 1 घंटे में जो ए से चली होगी, ये दोनों कहीं ना कहीं पर मिलेंगे ना। तो ये दोनों मिलके कितनी दूरी तय करेंगे 100 किलोमीटर की दूरी ही तो तय करेंगे, क्योंकि ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर तो है। एक बार फिर से बोल देता हूँ, 1 घंटे में ये दोनों कारें मिल जा रही हैं। कब, जब ये विपरीत दिशा में चलती हैं। विपरीत दिशा में चलती हैं मतलब बी से ए की ओर चलती है और ए से बी की ओर चलती है। तो ए से बी की ओर चलने वाली कार द्वारा 1 घंटे में तय दूरी और बी से ए की ओर चलने वाली कार द्वारा 1 घंटे में तय दूरी, ये दूरी किसके बराबर होगी, इस 100 किलोमीटर के बराबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि 1 घंटे पश्चात तो दोनों मिल रहे हैं, तो दोनों ने डिस्टेंस तो कवर किया होगा, और वो डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, इतना ही तो कवर किया होगा। ये 100 किलोमीटर का तो डिस्टेंस है दोनों का मिलके, तब लिखा है यहाँ पर 100 किलोमीटर। तो यहाँ पर फिर से वही दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो ए द्वारा चलने वाली कार द्वारा तय दूरी कितनी हो जाएगी, इसकी चाल जो थी हमने मानी थी x, समय कितना है 1 घंटा, तो 1x चाल गुणा समय, यानी कि x गुणा 1 x ही तो हुआ, प्लस बी से चलने वाली कार द्वारा तय दूरी कितनी होगी, इसकी चाल हमने y ले रखी है, समय इसके लिए भी 1 घंटा है, तो y गुणा 1, चाल बराबर दूरी बराबर चाल गुणा समय। बी की चाल है y, समय है 1 घंटा, तो y एकम कितना हो गया y, x प्लस y, और ये टोटल कितना हो गया 100। समीकरण नंबर 2। ये 2 समीकरण हमारी बन गई हैं, इनको आप विलोपन विधि से सॉल्व कर लीजिएगा, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर बच्चों और क्वेश्चन नंबर 5 को भी खुद ही ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो बता देना मेरे को, फिर उसके बाद मैं बताऊँगा इसमें। तो यहाँ पर हमारी बीजगुणन विधि कंप्लीट होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ेंगे, जिसको देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।